चलिए भाई शुरू करते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले तो ये जो नाम है डुअल नेचर, इसको समझते हैं ना। देखो डुअल का मतलब क्या होता है, डबल नेचर वाला। ठीक है, दोहरा नेचर। ठीक है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग वैसे तो बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, बट मैं पहले इस नाम को जरा डिफाइन कर दूं। आ, देखिए किसी भी चीज के ना दो नेचर होते हैं। एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। है ना, चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल तो ये चीज ध्यान देने की है कि पार्टिकल और वेव ये कैसी चीज है, ये कैसे डिफाइन होती है। देखिए कोई चीज पार्टिकल है जब उसके पास मास हो, और कोई चीज वेव है जब उसके पास एनर्जी और मोमेंटम हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइट की बात करें। सूर्य से लाइट आ रही है हमारे पास, पार्टिकल के केस में आ रही है, एनर्जी के रूप में आ रही है, एनर्जी के रूप में आ रही है। ठीक है, तो यानी कि लाइट क्या है, वेव है। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि कभी लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर जाए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। ऐसा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म्स में, हम चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे आज। तो बेसिकली दोहरा नेचर या डुअल नेचर ये इस बात की पुष्टि करता है कि कोई बॉडी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी और कभी वेव की तरह। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को एज अ होल हम डुअल नेचर कहते हैं। ठीक है, इसने बोला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन यानी लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव का जो नेचर है वो दोहरा हो सकता है, डुअल नेचर मतलब पार्टिकल और वेव। इन्होंने मैटर को भी डिफाइन कर दिया। मैटर, यहाँ पे मैटर का मतलब क्या है कि दुनिया की हर चीज दोहरा नेचर रखती है, इवन इंसान भी। ठीक है, एक ही पेन है मेरे हाथ में, तो ये पेन भी कैसा नेचर रखता है, डबल नेचर रखता है, डुअल नेचर रखता है। किसी समय ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर जाता है, किसी समय ये वेव की तरह। तो पार्टिकल और वेव होना मास और एनर्जी पर निर्भर करेगा। ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे अंदर दोहरा नेचर कैसे है, डुअल नेचर इंसानों में कैसे हो सकता है, सोचिए। नहीं, हम जो इंसान हैं तो हमारे अंदर दोहरा नेचर है, डुअल नेचर है हमारे अंदर भी। हमारे अंदर वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। कैसे बताओ, पार्टिकल नेचर बताओ मुझे। मास है हमारे पास, और वेव नेचर एनर्जी है। हम पार्टिकल हैं, सोचिए। देखिए पार्टिकल तो हम मैसिव हैं, हमारे अंदर द्रव्यमान है, मास है, तो हम पार्टिकल हैं। अगर हम अपनी आत्मा को सोचें, है ना। देखिए हर इंसान जानता है कि भाई हमारे अंदर दो नेचर हैं। एक तो हम जो सामने से दिख रहे हैं, एक हमारी आत्मा है या हमारी रूह है, अकॉर्डिंग टू धर्म जब हम कह सकते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके आधार पे वो चीज एक्सप्लेन करूं। जैसे इसमें कहा गया है कि मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है, ऐसे हम ये मान सकते हैं कि हमारे अंदर एक मास का नेचर है, पार्टिकल का नेचर है जो हमारा द्रव्यमान है, और एक हमारी रूह है जो हमारा वेव नेचर है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं, है ना। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो मतलब ये मैं पर्सनली सोचता हूँ। ठीक, तो है। पहले ये चीजें मानी जाती थी रेडिएशन के लिए, अब ये चीजें कैरेक्टराइज कर दी जाती हैं मैटर के लिए, यानी कि दुनिया की हर चीज के अंदर डुअल नेचर मौजूद है। अच्छा, अब जी हमारे अंदर, क्योंकि मैटर का मतलब तो सारी चीज आ गई, है ना, हर चीज के अंदर। हाँ ये बात अलग है कि किसी बॉडी का वेव नेचर या पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व करना इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। हमें लगेगा कि भाई इस पेन का डुअल नेचर हम अगर ऑब्जर्व कर पाए तो इसका मास वाला नेचर तो हमें दिख रहा है, बट इसका जो वेव नेचर है वो थोड़ा सा मुश्किल है ऑब्जर्व करना। उसकी वजह भी बता दो जी। हाँ, हमारे नहीं, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, वो बेशक दो नेचर हो गए। वो फिजिकल और केमिकल वाली बातें हो गई। यहाँ पे हम एक बात कर रहे थे उसके एग्जिस्टेंस को लेके, है ना।
अच्छा, जैसे कि ऐसा मान लें कि हमने कागज को जला दिया, तो क्या हुआ? वो जो कागज था वो क्या था? मतलब वो मास था ना उसके अंदर। जब हम उसको जला दिया तो वो एनर्जी बन गई, है ना? तो वो कन्वर्जन सा एक महसूस हो गया हमें कि हाँ, कन्वर्जन हुआ है। लेकिन ये जो कन्वर्जन हो रहा है मास वाला और इसमें, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है केमिकल रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन के। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं वहां पर ऐसा देखा जाता है कि मास और जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे में, है ना? आपको पता है जब एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है तो उसको बनाने में एनर्जी लगती है, और जब वो ब्लास्ट करता है तो वो एनर्जी रिलीज भी होती है। वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से रिलीज होती है ना? खैर, तो सबसे पहले चैप्टर की हम बात करेंगे भाई, मेटल्स की, है ना? मेटल्स तो जानते हैं ना सब लोग? कैसे डिफाइन करते हैं मेटल को? जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो हम कह सकते हैं the atoms which have which have the tendency which have the tendency to lose electrons, है ना? उनको मेटल्स कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दीजिएगा। बताइए। एग्जाम्पल मेटल का, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, वो सब क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, लिथियम है, एक्सेट्रा, ये सब मेटल्स। दूसरी बात आएगी इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिट करना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो हम कह सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electron from a metal surface, from a metal surface is called electron emission. इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है? यानी किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना वो एमिशन कहलाता है। अच्छा, मेटल यहाँ पे इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बाउंडेड होते, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां से भी निकल जाए अगर उनको सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी दी जाए। फिलहाल हम मेटल की बात करें। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो होता कैसे है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ, आई शुड से मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे किसी मेटल से, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन देखो नाम से समझ में आ रहा है, थर्मियोनिक मतलब कुछ हीट वाला काम चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगर किसी मेटल प्लेट को आप गर्म करें तो गर्म करने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी और फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं थर्मियोनिक एमिशन के अंदर? सो इन दिस मेथड metal is heated metal is heated and electrons are emitted, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हीट करना भी आपको इस लेवल पे है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। ऐसा ना हो कि हीट दी और इलेक्ट्रॉन उतने हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया जितनी उसको बाहर निकलने के लिए चाहिए। दूसरा, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, अगर आप किसी मेटल प्लेट को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें
तो वहां से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर जाते हैं, वो कहलाएगा फील्ड एमिशन। तो हम कह सकते हैं इन दिस मेथड electrons are emitted electrons are emitted by applying a strong electric field, a strong electric field। और कितनी फील्ड है वो? लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर, राइट? लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तीसरा आता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी का मतलब होगा कि आप किसी मेटल प्लेट पर किसी दूसरे एलिमेंट पार्टिकल की बमबारी कराएं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, ठीक है? वो कैसे निकलेंगे? मान लीजिए एक मेटल प्लेट है आपके पास और उस पर हमने क्या किया, जैसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये मान लीजिए मेटल प्लेट है, ठीक है? और यहां से एक दूसरा कोई पार्टिकल, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल हो, एलिमेंट्री पार्टिकल, वो जाके इसको हिट करे, और जब ये हिट करे तो अपनी एनर्जी उसको दे दे जो इसके अंदर बैठा हुआ है, और ये बाहर निकल जाए। तो ये कहलाता है क्या? सेकेंडरी एमिशन। तो हम कह सकते हैं इन दिस मेथड फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स फास्ट मूविंग elementary particles hit the metal plate and electrons are ejected. Electrons are ejected from it. ठीक है भाई, तो ये फिलहाल हमने तीन मेथड्स पढ़े। थर्मियोनिक में क्या पढ़ा है हमने? हीट के रिस्पेक्ट में। दूसरा फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से। और तीसरा सेकेंडरी एमिशन में किसी एलिमेंट्री पार्टिकल के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएंगे। तो ये तीन मेथड्स में एक और मेथड है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आपको। फास्ट मूविंग अल्फा एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमेंट्री एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन।
Heat emission in this method, electrons are emitted by applying a strong electric field. 10 to the power 8 meter per volt per minute. Acha. In this method, fast moving elementary particles hit the metal plate and electrons are ejected from it. है ना? तो ये तो हो गए 3 मेथड्स। चौथा मेथड है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले लाइट के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से। आप इमेजिन करो, suppose करें, ये कोई मेटल प्लेट है, ठीक है। अब इस मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करी, चाहे वो यूवी लाइट हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, है ना? और उस लाइट के माध्यम से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो इससे बाहर निकलने लगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी मेटल प्लेट से लाइट के माध्यम से, लाइट के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। लेकिन यहां भी एक शर्त है, इलेक्ट्रॉन बाहर केवल तभी निकल पाएगा जब उसको उतनी एनर्जी मिले जितनी उसको चाहिए, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने और जिसके ऊपर लाइट डाली जा रही है उसकी एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 10 चाहिए एनर्जी और मिल कितने रही है उसको? 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमने एनर्जी प्रोवाइड करी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब 12 है उसके पास, लाइट के पास, और 10 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कितनी खर्च कर देगा? 10 खर्च कर देगा, कितनी बचेगी उसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा जब उसको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। देखिए, अब यहां बात जो आएगी वो ये आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल पा रहा है बाहर एनर्जी के माध्यम से। बस यहीं से शुरुआत होती है पार्टिकल नेचर की। जैसे हमने आज तक की पढ़ा है, जो लाइट है वो क्या है? वेव। लेकिन अभी हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई लाइट जो थी उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। वो कब निकाल सकता है बाहर इलेक्ट्रॉन? जब कोई चीज आके उसको हिट करेगी या उसको एनर्जी देगी। तो उस समय जब लाइट आ रही है इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो उसके एक पार्टिकल नेचर का हिस्सा है। पता है लाइट का पार्टिकल नेचर क्या होता है? फोटॉन या क्वांटम। फोटॉन या क्वांटम कहते हैं। ये थ्योरी पहले दी थी प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल के नेचर होते हैं जिसको फोटॉन कहते हैं, और एक फोटॉन कुछ एनर्जी लेके चलता है जिसकी वैल्यू होती है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। इतनी एनर्जी लेके वो चलता है। अब इसी बात को फिर आगे किसने इस्तेमाल किया? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बोला कि जब किसी मेटल प्लेट पर प्रकाश डाला जाता है तो वो जो प्रकाश है उस समय वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कराया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो बाहर निकल जाता है। राइट। उसी को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इवन आइंस्टाइन को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है। तो जो तीसरा मेथड, चौथा मेथड है हमारा, वो देखते हैं, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो, सो हम कह सकते हैं when a radiation when a radiation of suitable frequency, यहाँ पे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, suitable frequency. So when a radiation of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected from electrons are ejected from it. This method
of electron emission is called photoelectric effect. Photoelectric effect. देखो पहले तो इस मेथड का हमने नाम बता दिया कि ये हो क्या है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स so ejected are called photoelectrons. photoelectrons अच्छा, जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूव करना क्या कहलाता है? करंट। तो ऐसे केस में करंट को क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन को तो फोटो इलेक्ट्रॉन कह दिया हमने, करंट को क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, इसी के नाम से बताओ सोच के। फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट, है ना? एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड is called photoelectric current. Photoelectric current या हम कहें सीधा फोटो करंट। फोटो करंट, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई फोटो। हम जो चैप्टर की बात करेंगे ना वो इसी के ऊपर बात करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए इसमें कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आएगा यहाँ पे भाई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, देखो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और हमने इस पर लाइट इंसिडेंट करी है कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब किसी भी मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो हम कह सकते हैं द मिनिमम एनर्जी required by a metal surface to eject electrons to eject electrons from it. This energy is called this energy is called work function. ठीक है। So it is denoted by phi naught और W। W भी कहते हैं और phi naught भी कहते हैं। इसको मापा किसमें जाता है अभी? It is measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी। बता सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो ये नोट कर लो आप लोग, डेफिनेशन बोलो।
अच्छा लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा, when an electron is accelerated by when an electron is accelerated by a potential difference of when an electron is accelerated by a potential difference of 1 volt, then its energy is said to be then its energy is said to be 1 electron volt. Then its energy is said to be 1 electron volt. अगर आप इसको जूल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इन जूल्स। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट से जो एनर्जी उसको मिली है उसको कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, इसकी वैल्यू 1.6 -19 जूल। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर। तो अगर आपको कभी एनर्जी दे रखी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्सली अगर आपको जूल में वैल्यू दी हो तो डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं नोट करके अगर देखूं, अगर आपको एनर्जी दी है किसमें, जूल में, फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या करेंगे भाई, जूल की जो वैल्यू थी वो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर आपने कन्वर्ट करना हो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, तो ये आप क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनको आप जरा सॉल्व कीजिएगा। कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको कन्वर्ट कीजिएगा जूल में। पहले का आंसर आप बता रहे हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻16 19 जूल, ठीक है। सेकंड, 1.56 है, 2.56, 2.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, 0.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल,
ठीक है। हाँ, फाइन। 8.0 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट। क्या करना है आपने बस, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ऑन दी अदर हैंड, अब अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following into इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला टेस्ट मैंने कहा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाइए। दूसरा हमने लिखा 3.2 इंटू 10 की पावर -17 जूल। तीसरा 96 इंटू 10 की पावर -20 जूल। एंड फोर्थ 1.28 इंटू 10 की पावर -15 जूल। जी, पहला क्या बता रहे हैं? 3। पहले का आंसर बता रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी लोग भी चेक करें क्या है सही है। आपको बस डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, 200। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई बाकी लोग भी चेक करते रहिएगा एक बार। 96। 96 इंटू 10 की पावर -20। 96। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फोर्थ -15। 1.28 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल। सो 800 है। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 1.28 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये पॉइंट हटाया, ये दो पॉइंट बड़ा नीचे करना गया ना। 16 8 128। सो 8 इंटू 10 की पावर, देखो -19 और ये -18, -18 ऊपर जाएगा तो 15, 3 बचेगा। तो 8,000। 8,000 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो अब ये बात तो पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब उसको वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी मिले। इस बात को नोट करके लिख लीजिए। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, electrons are emitted, electrons are emitted if and only if and only if radiation of energy, radiation of energy greater than
greater than work function falls on it. तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी बाहर निकलेगा जब उसको उतनी एनर्जी मिल पाए जो वर्क फंक्शन से थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, इसके बाद वर्क फंक्शन के साथ एक पॉइंट और एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए, ये जो रेडिएशन की हम बात कर रहे थे एनर्जी की, तो एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर जाए वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation, the minimum frequency of incident radiation at which electron emission electron emission takes place is called threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू नॉट से डिफाइन करते हैं। न्यू, तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क फंक्शन phi naught is equal to h nu naught, where h is Planck's constant। h is Planck's constant। कितनी वैल्यू होती है भाई h की? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है h की वैल्यू। अच्छा, ऐसे ही एक टर्म होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेव वो क्या होगा भाई? देखो, जैसे हमने डिफाइन किया है मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, है ना, ऐसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यहां पे टर्म इस्तेमाल होगा मिनिमम, वहां पे इस्तेमाल होगा मैक्सिमम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड wavelength, the maximum wavelength
the maximum wavelength of incident radiation at which electrons begins to eject from a metal surface from a metal surface is called threshold wavelength. इसको लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। तो इसलिए जो वर्क फंक्शन था फाई नॉट, जिसको हम एच न्यू नॉट कह रहे थे, वो क्या होना चाहिए? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच न्यू नॉट और वही किसके बराबर है? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये बताओ अच्छा बच्चों, जिस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, या जिसमें ज्यादा है उससे जल्दी निकलेगा? जिसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, क्या वहां से जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, या वहां से जहां पे फाई नॉट की वैल्यू ज्यादा है? ज्यादा वाला है उसमें से निकलेगा जल्दी। भाई, एक मेटल प्लेट है, ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आपको एनर्जी देनी है, ठीक है। एक में देनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक में देनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने लाइट भेजी, तो ये बताइए ज्यादा अच्छा किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस्तेमाल करने में है? 3 वाले को या 5 वाले को? 3 वाले को ना। तो क्या पता चला कि जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो अच्छा फोटो सेंसिटिव होता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, द मेटल्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, द मेटल्स having lower value of work function, the metals having lower value of work function are good photosensitive metals. The metals with lower values of work function are good photosensitive materials या photosensitive metals. अच्छा, दो यहां पे नाम हम लेंगे, है बेटे, फोटोसेंसिटिव मेटल्स या मटीरियल। अच्छा, देखिए दो हैं इसमें ना, एक तो है सीजियम। सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड फॉर प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए ये वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के लिए 2.14 और प्लैटिनम के लिए 5.65। तो बताइए दोनों में अच्छा फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन है?
सीजियम। तो ये लिख लीजिएगा, सीजियम जो है वो वर्क फंक्शन इसके लिए मिनिमम है और ये बेस्ट फोटोसेंसिटिव है। और प्लैटिनम के लिए वर्क फंक्शन मैक्सिमम है, तो ये क्या है, लेसर फोटोसेंसिटिव है। डन। सीजियम को बेस्ट माना जाएगा और प्लैटिनम को लेस फोटोसेंसिटिव माना जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। बेस्ट लिख लो, मैक्सिमम लिख लो, एक ही है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए मैक्स प्लैंक ने ये परिभाषित किया कि जो रेडिएशन है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि लाइट के पार्टिकल्स, राइट। तो हम कह सकते हैं द रेडिएशन द रेडिएशन consists of tiny packets of energy, tiny packets or bundles of energy called photons, photons or quanta, photons or quanta. These tiny packets have energy. A tiny packet has energy equal to h nu और h c अपॉन लैम्डा। तो यानी हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी भाई, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है। तो अगर आपको किसी फोटोन की एनर्जी निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको लैम्डा दिया रहेगा, और उसके बाद वैल्यूज उसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन हुज, पहला केस हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, एंड सेकेंड whose wavelength is 4000 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों की आप एनर्जी निकालें, उस फोटोन की एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और दूसरा ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी वेवलेंथ के टर्म्स में निकालनी है। निकालो।
वैल्यूज आपको पता ही है सारी, है ना। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−19 और 134, सॉरी, 10⁻−34 जूल सेकेंड। और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी बताए कितना होता है? 1.999827 देखना भाई बच्चों, ये आ रहा है क्या? बाकी लोग चेक करें। ये आ जाएगा एच न्यू 6.6 10⁻−34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻6 19.68 इंटू 10⁻28 और इसको लिख सकते हैं 1.98 10⁻−27। ओके गुड। सेकेंड, हाँ कर लो आप लोग कोई। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। हमने कहा एनर्जी आएगी एच सी अपॉन लैम्डा 6.6 10⁻−34। सी हो गया आपका 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हो गई 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 10⁻−10। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻−26 अपॉन 4 इंटू 10⁻−7। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 × 16 और पॉइंट 4 × 36 4 × 20 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, 4.95 इंटू 10⁻−19 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा? हाँ 3.0 ठीक है, यानी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखिए अब
ये हमारे लिए थोड़ा सा टीडियस जॉब है कि हम पहले उसको जूल में निकालें, फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। तो ऐसा भी एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं नोट करके लिख देता हूं। If wavelength is given, wavelength is given in lambda or angstrom, I should say, in angstrom, then energy of photon, energy of photon is given by, or I should say, energy of photon in electron volt is given by E equals to 12375 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। ठीक है। और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। या इसी को आप बोल सकते हैं 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो ये तीनों ही केसेस में जो आंसर आएगा आपका वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 12375, 12375 या 12400 भी रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है वैल्यू तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको 12345 भी कर सकते हैं याद रखने के लिए। 12345 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। इससे एरर आएगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था पीछे उसी को कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट और फाइंड द एनर्जी, find the energy of a photon, of a photon whose wavelength, whose wavelength is, मान लीजिए पहले में दिया है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे में आपको दिया है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर। तो इन दोनों के लिए आपने एनर्जी फाइंड करनी है क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में नहीं निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ये आप जूल में बता रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जूल।
हाँ हाँ हाँ। तो फिर नहीं आना चाहिए। देखो इसका जो आंसर आना चाहिए, मैं अगर इसमें 12,400 लगाता, 12,400 अपॉन 5,000, इसमें कुछ 10 की पावर नहीं लगानी है बात, कुछ नहीं। ये एक दो जीरो कट गया, कितना हुआ? 24.8 है। 5 2 10, 5 24, 5 24, ठीक है। ये आ गया 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 600। 600 है ना ये? तो आप इसमें वही लगा लो, 1240 लगाए, 1240 अपॉन 600। इसको डिवाइड करो तो कितना आता है? 124/60। 2.06। 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, पावर नहीं लगेगी इसमें। ये जो कैलकुलेट किया गया है पावर को हटाने के बाद किया गया है। तो आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करें। देखिए बच्चे, एक जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, लेकिन आपके एनसीईआरटी का सवाल है, आया हुआ है एडवांस, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कहता है द वर्क फंक्शन, the work function phi of some metals is listed below. The number of metals, the number of metals which will show, which will show photoelectric effect, photoelectric effect when light of, come in please, when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal, falls on the metal is, यहाँ पे लिखा है मेटल और उसका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहला मेटल दिया है लिथियम, और इसका जो वर्क फंक्शन है दिस इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इट इज गिवन एज सोडियम विच इज 2.3, देन पोटेशियम 2.2, then magnesium 3.7, then copper 4.8, then Ag 4.3, then Fe 4.7, then platinum
6.3 and then W 4.75। तो ये क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। कुछ मेटल्स के आपने वर्क फंक्शन दे रखे हैं, आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे जब इन पर 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ डलेगी। क्या करेंगे आप सबसे पहले? पहले भी काम करोगे, ये 300 नैनोमीटर है ना, आप इसकी एनर्जी निकाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसकी एनर्जी निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो जो यहाँ पे मेटल्स दे रखे हैं और जिस जिस मेटल का वर्क फंक्शन इसकी वैल्यू से कम आएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। तो बस आपको इसकी एनर्जी चेक करनी। आप 12,375 या 12,400 लगा सकते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या हो गए। अच्छा, जो एनर्जी आ रही है वो आप बता रहे हैं। देखो ऐसे 1240/300 है ना, इससे डिवाइड करके निकाल सकते हो कितना आ रहा है। 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इससे कम वाले कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बस। तो बाकी चार नहीं दिखाएंगे, पांच। तो शुरू के चार दिखा देंगे, है ना? तो आंसर क्या आएगा इसका? 4, बस। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था और ये जेई में आया हुआ है ना। ये मैंने इसलिए ही कराया आपको कि नीट में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है ना। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। Same है। आपका आ गया आंसर भाई बॉयस? चलिए, तो ये तो बात हो गई भाई कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। अब इसको हम डिफाइन करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन से। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो ये बात तो पता चल चुकी है कि प्लैंक के अकॉर्डिंग जो रेडिएशन है वो किस रूप में चलता है भाई? पैकेट्स के रूप में चलता है, राइट। अब वो जो पैकेट्स हैं उसको हम कैसे आगे डिस्क्राइब करें कि वो इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है। तो पहले हम आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट था उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आइंस्टाइन एक्सप्लेन आइंस्टाइन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of on the basis of
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी वो थ्योरी? वो थी कि जो रेडिएशन होता है वो पैकेट्स के रूप में इंसिडेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हिम radiation radiation consists of consists of tiny packets of energy, tiny packets of energy called photons or quanta, photons or quanta. तो देखिए क्या कहा इन्होंने कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड photons और क्वांटम। when this radiation when this radiation falls on a metal surface or falls on a metal plate electron electron near the surface near the surface absorbs the photon and get energized and get energized. The electron uses this energy in two ways. In two ways. कौन कौन से? नंबर एक, in work function, in work function, and second, in the form of क्या वो? In the form of kinetic energy. तो फोटॉन की जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन ने दो तरह इस्तेमाल करी है। एक तो वर्क फंक्शन के रूप में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और यही है आइंस्टाइन स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो एनर्जी है जब दो जगह इस्तेमाल हुई है तो ये कौन से कंजर्वेशन को फॉलो कर रहे हैं? देखिए मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और जो फोटोन आया है उसके पास 12 एनर्जी है। तो 12 में से 10 तो चली गई कहाँ? वर्क फंक्शन में, और 2 कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में।
तो कौन सा कंजर्वेशन लागू होता है? कौन सी चीज यहां पर संरक्षित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी तो डिवाइड हुई है ना दो जगह, जो 12 थी वो 10 और 2 में डिवाइड हो गई है। तो क्या एनर्जी कहीं का लॉस हुआ है एनर्जी का? कहीं नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने यही इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। हमने यहां से रेडिएशन इस पर इंसिडेंट किया। रेडिएशन किसके रूप में आ रहा है? पैकेट्स के रूप में। ये क्या है भाई? फोटॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे बैठा है इलेक्ट्रॉन। ये फोटोन आया इसके पास, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो ये जो फोटोन भाई कितनी एनर्जी लेके आया था अपने साथ? एच न्यू। इसने बाहर निकलने में कुछ एनर्जी खर्च करी, कितनी? फाइव नॉट। और जब ये बाहर गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिख सकते हैं भाई? जो एनर्जी थी किसकी? फोटोन की, ये दो जगह इस्तेमाल हो गई। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क फंक्शन कितना हुआ? फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन, के ई कह सकते हैं। और ये क्या था सपोज? ई। तो ई बराबर फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताइए, जो एनर्जी होती थी फोटोन की, उसको क्या बोलते थे? एच नी। अब चूंकि ई किसके बराबर है? एच न्यू के। फाइव नॉट किसके बराबर था? एच न्यू नॉट के। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज इसमें रख दीजिए। सो ई का फॉर्मूला बनेगा कितनी? एच न्यू है ना, मैं ई को एच न्यू लिख, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को फर्दर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से निकलेगा, तो हम वी को क्या बोल सकते हैं? वी मैक्स। तो यहां से रिलेशन आएगा, एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी हाफ एम टाइम्स ऑफ वी मैक्स स्क्वायर। अच्छा, अब न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी बाय लैम्डा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ध्यान ये रखना कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन को, तो क्योंकि हम एच न्यू और एच न्यू नॉट की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। लेकिन अगर आपको स्पीड निकालनी हो मीटर पर सेकेंड में, तो आपको क्या करना रहेगा? इसको जूल में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं।
तो ये क्वेश्चन है, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, photoelectric work function of potassium is 2.3 electron volt if light having a wavelength of 2800 angstrom, 2800 angstrom falls on potassium, then find number 8 kinetic energy of most energetic electron, और second स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ पहले। 28 एंगस्ट्रॉम है, आप क्या निकाल सकते हो पहले? एनर्जी। एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? एच सी अपॉन लैम्डा। अब वो जो एच सी मुझे रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए? 12,375 या 12,400 अपॉन 2800। इससे आंसर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास वर्क फंक्शन कितना है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी काइनेटिक एनर्जी का? ई माइनस 5। जो ई का आंसर आएगा वो उसमें से 2.3 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब जो आंसर आपका आएगा उसको आपने कन्वर्ट किसमें करना है? जूल में। जूल में बनाएगा तो जो भी वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की, इसको डिवाइड करिएगा 1.6 या मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है। तो काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर है ना, जो भी यहां से काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है जूल में, ये होती किसके बराबर है? हाफ एम बी स्क्वायर की। सो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर जो आंसर यहां से आएगा वो, फिर आपको यहां से निकालना है बी स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जो वैल्यू यहां से आई होगी डिवाइडेड बाय एम। यहां से आपका आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भैया? एक मिनट से डाउन कर देना।